पाकिस्तान का जो जो हाल होना था वो नहीं हो पाया। सीज़ फायर अक्सर बहुत देर तक रुकते नहीं। जो डॉक्ट्रिन बना रही है इंडिया वो ये है कि अगर इंडिया पे अगर टेरर अटैक होता है और उसके वो सिटीजन्स मरते हैं, इंडिया विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, नॉट एन एक्ट ऑफ टेरर। उनको वो आता है जोर से कि हम वो टेरर एक्टिविटीज करें। वहाँ का एक एक जनरल इसमें इन्वॉल्व रहता है, वो उसका थॉट ही ये रहता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि बड़ी खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे झगड़े में अब सीज फायर हो चुका है और सीज फायर को लेकर काफी सारे लोग नाउम्मीद हैं और निराश हैं। मेरे जैसे लोग तो एटलीस्ट निराश हैं, जिन्होंने सोचा था कि इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की है और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाएगा। जो पाकिस्तान टेररिज्म की आइडियोलॉजी लेकर आज तक परोसता आया है और दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, खासतौर से भारत के लिए। तो इस बार शायद उसका अंत होगा, लेकिन वैसा हो ना सका। क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस रहे और इसका क्या मैसेज जाएगा, इस सब को डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं देश कपूर जी, चीफ नमस्ते। एडिटर दृष्टिकोण.com। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद। सो ये सी जिस सिचुएशन में ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑपरेशन सिंदूर ये पहुंच गया था, आई थिंक जी। अंबर जी मैं भी आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इवन आई फील क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि ये जिस जगह पे ये आके रुका है। पर ये डिसअपॉइंटमेंट एक जगह पे है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक उनका कोई मिसाइल दिल्ली में और वो अटैक कर रहे थे, अगर कभी गलती से वो मिसाइल कहीं दिल्ली में या चंडीगढ़ में या से पंजाब में जलंधर में कहीं पे गिर जाता और हम ना पकड़ पाते, और उससे जो नुकसान होना था वो बहुत ज़्यादा होना था। तो अगर उस तरीके से अगर हम लें तो आई थिंक लाइक इट वाज समथिंग जो शायद आगे आने वाले टाइम के लिए ठीक रहेगा, लाइक उस तरीके जी। से अगर देखें। पर हाँ, पाकिस्तान का जो जो हाल होना था वो नहीं हो पाया, लाइक इस समय एटलीस्ट इस जो एपिसोड में। पर एक चीज़ ये भी है कि ये सीज फायर जो हुआ है, आई होप ये लॉन्ग टर्म हो। पर जिस तरह की ऐसी हॉस्टिलिटीज जब होती हैं तो ऐसे सीज फायर अक्सर बहुत देर तक रुकते नहीं हैं। जिस तरह से वो एक सुसाइडल फ्रेमवर्क में थे, सुसाइडल माइंडसेट में थे पाकिस्तानीज, आई वोंट बी सरप्राइज कि वो फिर और ऐसा कुछ करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ द एंटायर टेरर एक्टिविटी। और इस बार आई थिंक जो लेटेस्ट जो डॉक्ट्रिन बना रही है इंडिया वो ये है कि अगर इंडिया पे अगर टेरर अटैक होता है और उसके वो सिटीजन्स मरते हैं, इंडिया विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, नॉट एन एक्ट ऑफ टेरर। सो इसमें क्या हुआ है, जो 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 मैंने जो देखा है उसमें ये है कि इवन जो आईएमएफ का जो लोन था वो भी वो थोड़ा वो विदहोल्ड किया गया है। मतलब पूरा 2 बिलियन नहीं दिया गया, 1 बिलियन दिया गया, वो भी विदहोल्ड किया है। 1.33 आई बिलीव। हाँ, फॉर पाकिस्तान विद विद स्पेसिफिक दिस थिंग कि कंप्लायंस होगा पाकिस्तान की तरफ से। और जहां तक इंडिया का है, इंडिया की जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो सस्पेंशन थी, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। सो इंडिया कैन डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू डू गोइंग फॉरवर्ड। यूएस ने इस पूरे जो भी सीज फायर का जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें इंडिया ने ये भी कहा है कि जो इंडिया का जो वॉर डॉक्ट्रिन जो चेंज हुआ है कि एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया विल henceforth be taken as an act of war and will be responded similarly. That also US has accepted. So basically अगर दोबारा ऐसा हुआ
तो इंडिया का जो जवाब है वो ऐसे ही आएगा। तो ये पाकिस्तान के ऊपर अब है कि वो कैसे, वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी वाले लोग कहते हैं कि बंदा बन जा, वो कैसे बंदे बनते हैं। क्योंकि द थिंग इज कि उनके उनको वो आता है जोर से कि हम वो टेरर एक्टिविटीज करें। वहाँ का एक एक जनरल इसमें इन्वॉल्व रहता है, वो like उसका थॉट ही ये रहता है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इस पे ग्राउंड अप बिल्ड हुआ है, और उनके पास कोई कुछ है नहीं। उनका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जीरो हैं, अब तो और भी बुरा हाल हो गया है, और जो उनके एयर बेसिस हैं वो सब टूट चुके हैं। तो अब उनके पास वो डेस्परेशन थी कि चाइना जो है लाइक वो कैसे help करता है। बट इसमें एक चीज़ है कि इंडिया ने एटलीस्ट जो पूरा जो नीडल था, जो इंडिया पाकिस्तान का जो इंटरैक्शन है, उसमें जो विन जो इंडिया ने ली वो ये ली कि अब तक जो डॉक्ट्रिन्स इंडिया में चेंज किए हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन होना, इंडिया का इतना तेज रुख रखना, उनकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, वो वैसा का वैसा आगे चलेगा। सो दिस इज अ मेजर शिफ्ट दैट हैज हैपेंड। हाँ, जो हम सोच रहे काइनेटिक एक्शन से जो चीज़ें हो सकती थी वो नहीं हो पाएंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी एक्शंस जो शुरू हो चुके थे वो पूरे नहीं होंगे। तो देव सो इंडिया का डॉक्ट्रिन चेंज हुआ है इसमें, लाइक अबाउट द टेरर एक्टिविटी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को पिन डाउन नहीं कर सका किसी भी तरह से। इंडिया स्टिल हैज द और इंडियन के लाइक इंडिया के जो एजेंसीज हैं, दे कैन स्टिल कीप ऑन वर्किंग विद यू नो द बलूचिस्ट एक्टिविस्ट्स, एंड वो अगर वो फ्रीडम चाहते हैं जो कह रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन एट सम पॉइंट। सो आई थिंक the whole doctrine and the way India interacts has changed। पर इसमें एक बात है, ये जितना भी वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उन्होंने किया है, करने की कोशिश की है कि इंडिया के ये प्लेन डाउन हो गया, वो प्लेन डाउन हो गया, वो अभी बहुत जल्दी ना उसकी असलियत और उसकी सच्चाई भी निकल के आएगी कि उनके एयर बेसिस कैसे टूटे हैं और क्या बुरा हाल हुआ और इंडिया में क्या हुआ है। क्योंकि इंडिया में ये जैसे CNN रन कर रहा था कि भाई हमने वो पाकिस्तान ने वो राफेल गिरा दिया और हमें फ्रेंच इंटेलिजेंस से पता चला है। ये मामूली चीज नहीं है, फ्रेंच इंटेलिजेंस के लोग ऐसे बात नहीं करते फिरते। सो CNN का जो फेक जो है जो नैरेटिव, वो तो एक बात है उनका। ऐसी चीज सिर्फ एक ही वो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे डाल सकता था, एक तो है चाइनीज और एक इस्लामिस्ट। दैट मीन्स द चाइनीज इस्लामिस्ट infiltration in CNN and Reuters and BBC is phenomenal, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन स्टेक पे डाल के ऐसी बात बोली है। ये नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंच तो सीधा ही इसको नकार सकते हैं और नकारेंगे भी आगे जाके। सो आगे जाके आई थिंक थिंग्स विल बिकम क्लियरर अबाउट इंडिया के विंस क्या हुए हैं और पाकिस्तान के नुकसान क्या हुए थे। और इसमें आगे आने वाले टाइम में जो रशिया का जो S-400 जो सिस्टम है वो एक तरफ, और साथ में आकाश का जो सिस्टम है वो आकाश एकदम हाँ मैन उसका जो आया है। करेक्ट, उसका जो शुरू होगा सेल होना। इनफैक्ट मैं ये अब कन्विंस्ड हूँ कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया विल एक्चुअली बिकम लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, स्पेशली जो इसरा एयर डिफेंस सिस्टम, बिकॉज हमने इजराइल का भी देखा है, हमने बाकी जगह भी देखा है। पहले आयरन डोम की इतनी चर्चा होती थी, आकाश का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, पहली बार दुनिया ने आकाश का प्रदर्शन देखा है। लेकिन सर सीज फायर को लेके मेरा ये सवाल है कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन जो
लड़ाई है गज़वे हिंद के खिलाफ, वो जारी रहेगी? वो क्योंकि तो जारी पाकिस्तान रहेगी। की तो यही है, खुलकर वहाँ पर उनके एंकर्स हो, बच्चा हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, आर्मी हो, सब एक ही बात करते हैं। ऐसे में जब पता है कि दुश्मन जिसका उद्देश्य है हमारा खात्मा, ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ करना आई डोंट अंडरस्टैंड। ये कॉम्प्रोमाइज आज तक हुआ है जो अब होगा। वो उन्होंने 1948 में भी जिस तरह से लड़ाई की, 1965 में भी जिस तरह लड़ाई, उनका थॉट ये होता है कि जी देखो हम ये क्या कहते हैं वहां जाएंगे, वहां जो इंडियन मुसलमान है वो तैयार बैठे होंगे हमारे लिए, वो हार लेकर हम वहां जाएंगे, वो हमें हार पहनाएंगे, साथ में हम उनको। एक्चुअली 1965 में ऐसा हुआ था, वो दो गन्स लेकर गए थे कि हम एक से खुद को लड़ेंगे, दूसरा हम कश्मीरियों को देंगे जो हमारे साथ लड़ेंगे फिर आगे जाके। उनको ये समझ नहीं आया कि उल्टा हुआ वहां जाके। तो उनको ये समझ नहीं है कि रियलिटी क्या है दुनिया की, और बिना रियलिटी जाने वो लड़ाई में कूद पड़ते हैं। तो जिस तरह का उनका माइंडसेट है कि वो सोचते भी नहीं असलियत के बारे में, और वो अपनी आइडियोलॉजी से ही आगे बढ़ते रहते हैं, तो आई डोंट थिंक ये चेंज होगा जो जो हम सोच रहे हैं। तो तो जैसे लेकिन वो सर कहते हैं ना। हमारी लड़ाई होनी चाहिए दुश्मन के खिलाफ, सीज़फायर तो हो गया भले ही, बट वो लड़ाई जारी रहेगी गज़वे हिंद के खिलाफ जो वो गज़वा करते रहते हैं। हाँ हाँ, वो तो जारी रहेगी, बिकॉज उनकी तरफ से खत्म होने वाला नहीं है। और अगर उन्होंने कोई भी टेरर अटैक उन्होंने प्लान किया या करने की कोशिश की इंडिया के खिलाफ, दैट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसका जो वो खमियाजा है वो काफी स्ट्रांग होगा उनके खिलाफ। क्योंकि अब इंडिया रुकने वाला नहीं है। अब इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ रहा सहा इकोनॉमिक जो उनको मिलता है, ये भी जो बात कर रहे हैं कि वो $1 बिलियन का जो उन्होंने वो बेल आउट पैकेज दिया है। 1.33 बिलियन डॉलर। इनफैक्ट सर इस बार फॉर आवर सरप्राइज जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी उसको क्रिटिसाइज किया है, उमर अब्दुल्ला ने, कि हाँ, पाकिस्तान टेरर के अंदर ये देना टेरर को आगे बढ़ाना है। करेक्ट। बट द थिंग इज, कमाल की बात ये है, उनका एक हफ्ते का जो बिल है ना, जो जी एक्सपेंसेस है पाकिस्तान में, वही 1.35 बिलियन के हैं। तो जी एक हफ्ते में क्या उखाड़ लेंगे जी वो एक हफ्ता और जी लेंगे। वो एक, जी और जब वॉर होती है तब तो और भी बुरा हाल होता है। तो सिचुएशन जो है उनके लिए कोई खास अच्छी नहीं है, और आई थिंक वो नेवल साइड से कुछ वो इम्पैक्ट डालना चाहिए उनके ऊपर। और आगे आने वाले टाइम में आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है कि जो टर्की जो है और बाकी जो देश हैं उसके साथ जो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, कि चाइना ने हर तरह से उनको हेल्प जरूर किया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वेपन्स हो। पर आप ये भी देखिए कि वो खुद नहीं कूदा, क्योंकि वो खुद कूद नहीं सकता था। चाइना जो है वो कभी भारत के खिलाफ सीधी जंग नहीं लड़ेगा, वो हमेशा ये चाइना प्रॉक्सी। और अंकल सोरोस हाँ, जिंदाबाद। करेक्ट। एंड और इसका रीजन ये है कि अगर वो इंडिया के खिलाफ अगर लड़ने के लिए उतरा, तो ताइवान का जो जो फ्लैंक है उसका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। एंड ताइवान इज अ फार बिगर प्राइज फॉर चाइना देन इंडिया इज, बिकॉज इंडिया उसको एक एक इरिटेंट लगता है, लाइक उसको एक प्रॉब्लम लगता है। बट ताइवान उसके लिए एक फंडामेंटल इशू बन जाएगा आगे के लिए, बिकॉज ताइवान के पास जो सेमीकंडक्टर की जो स्ट्रेंथ है, जो मैन्युफैक्चरिंग की और जो रिसर्च की, वो कहीं नहीं है दुनिया में। जो ताइवान को उठाता है ना, जो ताइवान के साथ रहता है, वो आगे जाके सेमीकंडक्टर का लीडर रहेगा। तो चाइना कैन नॉट अफोर्ड ताइवान, एंड सो कांट यूएस। So that is a fundamental thing. एब्सोल्युटली। लेकिन सर ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी उम्मीदें टूटी हैं, और ग़ज़वा हिंद के खिलाफ जो लोगों की उम्मीदें थी कि भारत की ये जो जंग है वो आर-पार की होगी। लेकिन सर अगर बात करें कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं भारत का इस समय, जब भारत एकदम विनिंग पोज़ीशन में था,
बैकआउट करना, बैकआउट ना कहें, सीज फायर, प्रेशर हो सकता है और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं. हाउ डू यू डिकोड इट? सो जो रीजन है वो यही है कि यू नो अगर तो इंडिया ने ये एग्री किया है फॉर सीज फायर एट दिस जंक्चर, तो उसके दो मेजर या कहूँ तीन मेजर वो हैं. वन इज के इट विल दिस विल अवॉइड कि आगे आने वाले टाइम में जो ये चल रहा था उनकी तरफ से ऑपरेशन, कि कोई स्ट्रे मिसाइल कहीं मेजर टेरिटरी में इंडिया की गिर जाता, उसको अवॉइड करेंगे. अब दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर ओनस डाल दिया कि वो टेरर नहीं कर सकते. अगर वो करेंगे तो सारी दुनिया उनके खिलाफ वो करेगी एक्शंस. और तीसरा ये है कि जो बिहाइंड द सीन्स होगा कि इंडिया ने, आई एम श्योर कि बहुत मेजर वो पैकेज उससे यूएस से लिया होगा, बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल. सी, इंडिया वाज एट द ड्राइविंग सीट एट दिस मोमेंट. सो ये जो डील हुई होगी, ये डील इतनी सस्ती नहीं रही होगी यूएस के लिए भी और बाकी लोगों के लिए, बिकॉज इंडिया वुड हैव ड्रिवन इट टू इट्स ओन एडवांटेज. सो ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजें मेरे को मेन लगती हैं. पहला कि कोई मेजर अटैक इंडिया पे हो उसको अवॉइड करना. दूसरा, पूरा डॉक्ट्रिन चेंज करके वही डॉक्ट्रिन को अब आगे बढ़ाना और पूरा फंडामेंटल हमारी रिलेशंस हैं वो चेंज कर देना. After we have destroyed the air bases or terror camps and all those Right, things. defense system and everything. Correct. And third, कि कोई मेजर concessions उन्होंने लिए होंगे वहां से, ऐसे नहीं छोड़ा होगा. एब्सोल्युटली. लेकिन सर ये बात तो है कि जो एक्शन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया, इससे दुनिया में काफी बड़ा एक मैसेज भी गया है. हम आकाश की बात कर रहे थे, S-400 के इस्तेमाल की तो नौबत भी नहीं है. आकाश ने ही काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया. अगर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो जो भारत का पहले से ही एक गोल था, उसमें उसको हम समय से पहले अचीव कर पाएंगे इस सब के बाद? हाँ, आई थिंक अब जो है, सी दो चीजें हैं कि एक तो जो हम बाहर से लेते हैं, दूसरा अपना इंडिजनाइजेशन जो होता है. आई थिंक एक बात बड़ा क्लियर हो गया कि जो इंडिजनाइजेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है. सो ये जो इंडिजनाइजेशन जो हुई है, जो बाहर की हम जो वेपन सिस्टम्स लेकर आए हैं, आई थिंक दैट इज अ मेजर गेम चेंजर. बिकॉज सी, S-400 तो रशिया ने भी यूज किया था, पर वहां पर यूक्रेन के खिलाफ, पर वहां भी तो ड्रोन अटैक्स हुए थे ना, और वो ड्रोन अटैक्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो गए. और उन्होंने भी जो ड्रोन्स हैं, बहुत सारे ड्रोन्स तो उन्होंने भी टर्की वगैरह से लिए. और सेम चीज सीरिया वगैरह में भी हुआ है. तो आई थिंक दुनिया अब सोचेगी कि जो इंडिजनाइजेशन जो हुआ है इस सब चीजों का, उसका कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ा है. हमें ये याद रखना चाहिए कि February 2014, बिफोर नरेंद्र मोदी टुक ऑफिस, AK एंथनी एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमारे पास फाइटर जेट्स खरीदने के पैसे नहीं है. वो रो रहे थे बेसिकली, हमारे पास फाइटर जेट्स के पैसे ही नहीं है तो हम कैसे खरीदें. और आज ठीक 10 साल के अंदर, सिर्फ 10 साल के अंदर हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं, ना ही हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास ऐसा सिस्टम्स हैं कि दूसरे के फाइटर जेट्स हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते. ये एक मेजर चेंज आया है. ये ऐसे है जैसे आप एक जमाने में थे जब आप बैलगाड़ी चलाते थे और सडनली आप प्लेन चलाने लग गए हो. दोनों में फर्क है. तो हमारा जो चेंज आया है जो इस पूरे टाइम में, पिछले 10 साल में, वो फिनोमिनल है, गेम चेंजर है. हमें ये बात को याद रखना चाहिए. तो जो ये कहते हैं ना कि सिर्फ ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस गया, आर्म्ड फोर्सेस वही कर सकती हैं जो उनको दिया जाएगा. एब्सोल्युटली. जब कारगिल हुई थी, मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, मुझे याद है अच्छे से कि मुझे
वो एक वो जान पहचान वाले थे, वो बता रहे थे जो कारगिल में खुद स्टेशन थे, कहते हैं कि हम हमारे जो बटालियंस हैं उनके पास पॉन्चोस भी नहीं है, बारिश होती है वो भीग जाते हैं। तो मैंने कुछ जो इंडियंस थे यहाँ पर लाइक यूएस में, उनके साथ चंदा इकट्ठा, पैसा वगैरह इकट्ठा करके हमने पॉन्चोस लिए यहाँ पर, और पॉन्चोस लेके एक कोई जा रहे थे 2-3 लोग, उनके थ्रू वहां भिजवाए। वो सिर्फ कुछ लोगों, वो एक एक पॉन्चो 2-2 लोग यूज कर रहे थे। ऐसी हालत थी इंडिया की। और ये तब जब इंडिया के पास खुद ऐसी कंपनीज हैं जो कटिंग एज सिक्योरिटी इक्विपमेंट बनाती हैं। पता है वहां जो कानपुर में कंपनीज हैं, बाकी जगह पे हैं, वो यूएस में, मैं जानता हूं उन लोगों को जो यूएस में और लैटिन अमेरिका में और नेटो के जो कंट्रीज हैं वहां पर कानपुर की कंपनी की जो इक्विपमेंट है वो बेचते आए हैं। पर वो इक्विपमेंट इंडियन आर्मी के पास नहीं आता था। कमाल की बात है। मतलब वो इक्विपमेंट यूएस की आर्मी यूज करती थी। हमें यहां से जो उनके जो रिजेक्ट माल होता था वो भेजना पड़ रहा था वहां पर। जी। तो हालत इंडिया की बहुत खराब थी। इंडियन आर्मी वही कर सकती है जो उसके हाथ में है, जो उसको अब दिया जाएगा। ये पहली वॉर इस बार ऐसी हुई है जो ऑन फुट नहीं हुई, जो एक सोल्जर हमने वहां नहीं भेजा। हमने एक डिफरेंट वो होता है ना, एक वो डिफरेंट वॉरफेयर किया है। दिस इज द ग्रोइंग अप ऑफ द इंडियन पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट का जो पूरा पैराडाइम है। एंड इस चेंज पैराडाइम में इंडिया इज फार फार अहेड, फार फार अहेड। तो उस तरह से जो हमने चीजें बाहर से ली हैं, ऑब्वियसली उनको तो फायदा होगा, पर वो ये भी सोचेंगे कि भाई जिस तरह से यूज हुई हैं, वो दैट हैज बीन अ मेजर गेम चेंजर आल्सो, क्योंकि यूज तो रशिया ने भी किया। आकाश तीर सर जो टेक्नोलॉजी है ऑफ कोर्स वो इसमें हीरो साबित हुई है। तो सर जो मैंने सवाल पूछा था ऑब्जेक्टिव हम सॉरी हमारा जो टारगेट था डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने का, उसको हम अचीव कर पाएंगे? आई होप समय से पहले ही कर ले हाँ इसके हाँ बाद। डेफिनेटली। अब अचीव नहीं, अब उसको हम काफी आगे निकल जाएंगे उससे, क्योंकि ये जिस तरीके से चल रहा है, एंड दैट विल बी अ मेजर गेम problem चेंजर। for a lot of this military industrial complex people also, because India is not going to be a like the country वो push over now anymore, क्योंकि जो अचीव किया है वो नॉर्मल नहीं है। इवन जो जो मिसाइल्स यूज हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इंडिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू बाईपास एंटायर चाइनीज एयर डिफेंस जो सिस्टम उन्होंने लगा रखे हैं। That means actually I won't be surprised अगर यूएस और बाकी ऐसी कंट्रीज हैं, स्पेशली वियतनाम वगैरह, वो आके पूछते हैं इंडिया से कि भाई आपने क्या वो टेक्नोलॉजी यूज किया, हमें भी बेचो। बिकॉज अगर अगर कभी ऐसा कभी आया टाइम जब यूएस को चाइना के साथ ताइवान में लड़ना पड़े या कहीं और लड़ना पड़े, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने यूज की जो वो चाहेंगे यूज करना? एब्सोल्युटली। ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे इंडिजिनस हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे, खासतौर से आकाश तीर, ये इस सब में काफ़ी अहम किरदार इनका सामने आया है। और इस सब के बाद काफ़ी असर जो भारत की एक इमेज है, ग्लोबल इमेज, वो ज़रूर उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन सीज़ फायर को लेकर भी काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन अगेन जो हम चर्चा कर रहे थे, सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन जो ग़ज़वे हिंद के खिलाफ युद्ध है, वो जारी रहेगा। एक बात सर, इस सब से निकलकर जो प्रोपेगेंडा को लेकर हम बात कर रहे थे, सीएनएन की आपने बात की, सीएनएन ने जिस तरह का सवाल किया इंडियन डिप्लोमेट से, विनय कवात्रा जी से, और जिस तरह की वो इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा था राफेल को लेकर भी, वो उससे समझ में आता है कि वेस्ट का क्या प्रोपेगेंडा था। इस सब का असर जो इंडियन डायस्पोरा है उस पर क्या पड़ता है? सी पिछले आई थिंक 3-4 इंडियन डायस्पोरा जो यूएस में है स्पेशली, और जो यूके में है, जिनसे मैंने कभी भी इंटरेक्शन किया है, पहले अगर देखें तो काफ़ी वो लिबरल पार्टीज या डेमोक्रेटिक पार्टीज जैसे यहाँ पर यूएस में
उसके साथ ज्यादा एसोसिएट करता था। ये पिछले आई थिंक 5 साल के अंदर, 5 या 6 साल के अंदर ये बिल्कुल चेंज हो गया था। और इस बार इंडियंस जो हैं वो ओवरवेलमिंगली लाइक इस बार ट्रंप की तरफ गए थे, बहुत स्ट्रांग। एंड ये मैंने इस बार बहुत जगह देखा, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ मैं देखता हूँ कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले जो लोग होते हैं जब वो आते हैं और जो रिपब्लिकन्स आते हैं, उन दोनों में क्या फर्क होता है। इंडियन इवेंट्स में कौन कौन से पॉलिटिशियंस आते हैं वो भी दिखाई देता है हमें। तो उस तरह से अगर देखें तो एक मेजर शिफ्ट तो आया है। और ये भी समझ में आया लोगों को कि ये जो कोट अनकोट जो लिबरल मीडिया है, ये अब वो नहीं रहा जो था। दिस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज कम्प्लीटली। मुझे तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दिया जब मैं कुछ साल पहले जब वो दिल्ली में राइट्स हुए थे, वो ताहिर जब हुसैन, डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत जब में। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब मैं उस समय इंडिया में था। और मैं रोज सुबह वो न्यूज, वो पूरे दिन न्यूज चलती थी, वो देखता था। और शाम को मैं फिर CNN, NPR और इनको देखता था। और मैं देखता था कि वो लाइक वो मिस रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, दे वर मेकिंग स्टोरीज अप। यू अंडरस्टैंड? वो फेक न्यूज भी एक ऐसे लेवल की थी जो गलतियां नहीं थी। वो ऐसा भी नहीं था कि ओपिनियन गलत था, दे वर मेकिंग थिंग्स अप। जैसे वो अंकित शर्मा के साथ जो हुआ था, जी। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल और बाकी जो उनकी एजेंसीज थी वो ये बता रही थी कि उनके भाई ने ये कहा कि वो RSS के लोग आए उनकी तरफ बोलते हुए जय श्री राम, इसलिए लाइक उन्होंने ये हरकत की थी। हुआ उल्टा था। वो दे वर मेकिंग स्टोरीज अप, मतलब सब कुछ गलत बता रहे थे वहां पर। फिर अंकित वो शर्मा जी के भाई जो थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि मैंने बात ही लाइक कि मैंने ये बात बोली नहीं उनको, मैंने बात ही नहीं की उनके साथ। और वो लाइक वो उसको कोट कर रहे थे। द थिंग इज के इंडियंस हैव रियलाइज कि ये जो मीडिया है ये फंडामेंटली ऑफ है, जी। तो वो हमारे खिलाफ है। तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो नैरेटिव जो चलते रहते हैं वो तो हम अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन इसीलिए कई बार जो हम इंडियन अमेरिकन जो हैं यहाँ पर, वो जब इंडियन मीडिया जब इंटरैक्ट करता है अमेरिकन के साथ, जैसे सपोज करो अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया है, उनसे जब क्वेश्चंस करता है तो हम काफी डिसअपॉइंट होते हैं। बिकॉज जिस तरीके से बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े आराम से उनसे And we ऐसे see the लल्लो difference चुप्पो how लेके। they treat our diplomats and ambassadors. हाँ, the thing is कि you are a journalist, for God's sake, ask the question the way you need to ask. Like you don't need to put anybody on the pedestal. Absolutely. So अगर एक इंडियन अमेरिकन अगर ऐसे करता ना इंटरव्यू, जैसे like I have to say, even how Smita Prakash has been like although I like what she does, but even her like questioning has not been as strong as it should have been. जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने चाहिए उनके जवाब आते हैं, वो एरिक गारसेटी जो है वो जवाब दे रहा था, एंड स्मिता प्रकाश वाज टेकिंग इट, he should have given it back to him. Absolutely. वो how dare he can just get away with it. वो ऐसे थोड़ी होता है, यहां करके देखो आप। Absolutely. बिल्कुल। तो काफी डिफरेंस हमें नजर आता है और अप्रोच में अभी भी और काफी कुछ बदलाव की जरूरत है। कॉन्फिडेंस काफी आया पिछले 10-11 सालों में और अभी काफी कुछ और बदलाव बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।